हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीएस फ्यूल चैनल पे। इस वीडियो में हम यूपी पीजीटी ज्योग्राफी सीरीज पीवाईक्यू सीरीज के 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें हमने लगभग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो उसके आगे यानी बाकी के क्वेश्चंस हम करते हैं आज के इस वीडियो में, यानी आज की क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है कहाँ पे? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी आर्कटिक महासागर में। सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट आर्कटिक महासागर में पाया जाता है, जो रूसी साइबेरियन तट से 1210 किलोमीटर दूर फैला हुआ है। महाद्वीपीय मग्न तट समतल तटीय मैदानों का एक विस्तार है, जो सामान्यतः जलमग्न मैदानों की विशेषता है। महाद्वीपीय मग्न तट इस टाइप के होते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्रस्ट महाद्वीप का पार्ट है, ये यहाँ पे महासागर हो गए, तो ये जो थोड़ा थोड़ा डूबा हुआ क्षेत्र है, यहाँ वाला स्टार्टिंग वाला यही होता है ना, महाद्वीपीय मग्न तट। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है, यानी भारत की सबसे गहरी नदी कहाँ पे पाई जाती है? तो ऑप्शन है इसमें भागीरथी एवं अलकनंदा, मंदाकिनी एवं अलकनंदा, नर्मदा एवं ताप्ती नदी में, या यमुना एवं चंबल नदी में। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी जो सबसे गहरी नदी घाटी है भागीरथी एवं अलकनंदा में पाई जाती है ना। भारत की सर्वाधिक नदी घाटियाँ यानी भागीरथी अलकनंदा में पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में, अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो ताप्ती एवं माही मुख्य नदियाँ हैं, जो पश्चिम की ओर बहती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जैसे जो प्रायद्वीपीय भारत की मोस्टली नदियाँ हैं ना, वो अरब सी में गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और जबकि हिमालयी नदियाँ जितनी भी हैं ये सदावाहिनी होती हैं और ये बी ऑफ बंगाल में गिरती हैं, और ये एस्चुरी ना बना करके डेल्टा बनाती हैं। तो ये याद रखेंगे हम, ठीक है। 103 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी हमें रॉन्ग आंसर बताना है। महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का डूबा हुआ विस्तार है। महाद्वीपीय मग्न तट ग्रेनाइट से निर्मित है। महाद्वीपीय मग्न ढाल महाद्वीप का एक भाग है। सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट अटलांटिक महासागर में। ये देखिए अभी इसी उसमें रिपीट हो रहा है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन हमने 100 नंबर में देखा, 101 नंबर में कि आर्कटिक था वहाँ पे, तो ये पहले ही हमें पता चल जाएगा कि ये गलत है ना। महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीपों का डूबा हुआ विस्तार है, जो ग्रेनाइट से निर्मित है। इसका ढाल महाद्वीप का ही एक भाग होता है, और आर्कटिक महासागर में सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है। सभी महाद्वीपों में अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। चारों गोलार्धों यानी मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये चारों गोलार्धों में, ठीक है, सभी में स्थित है। इससे होकर भूमध्य रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश दोनों रेखाएं गुजरती हैं। आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, आपको ये बताना है कि ये जो दोनों 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा ये कहाँ पे मिलती हैं, कहाँ पे कट करती हैं, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 104 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? टर्बिडिटी धाराएं जल के अंदर तीव्र गति से टर्बिडिटी धाराएं जल के अंदर तीव्र गति से गिरते अपघर्षित निक्षेप हैं। टर्बिडिटी धाराएं अंतः समुद्री गहरे गड्ढों का निर्माण करती हैं। टर्बिडाइट की उत्पत्ति ब्रह्मांडी है, और टर्बिडाइट जो है सागर तट समीपी उत्पत्ति की खुरदुरी पड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं, यानी हमें रॉन्ग क्वेश्चन बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ब्रह्मांड से संबंधित नहीं है, ठीक है। टर्बिडाइट धाराएं जल के अंदर तीव्र गति से घिरी अपघर्षित निक्षेप हैं, जो अंतः समुद्री गहरे खड्डों का निर्माण करती हैं, तथा ये धाराएं भूगर्भिक जमाव है, जो एक प्रकार का गाद या तलछट का प्रवाह है, जो गहरे समुद्र में भारी मात्रा में गाद को
वितरित करने के लिए जिम्मेदार हैं। यानी ये क्या करती हैं, गहरे समुद्र में जो भारी मात्रा में गाद होता है उनको इधर उधर कर देती हैं, यानी वितरित कर देती हैं। आईटीसी के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीसी के बारे में क्या सही है? ऑप्शन हो जाएगा, यह उष्ण दाब कटिबंध है, अक्षांश के रूप में जाना जाता है, यह वायु व्यापार का रूपांतरण क्षेत्र है, यह पछुआ पवनों के अभिसरण क्षेत्र है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी यह वायु व्यापार का रूपांतरण क्षेत्र है। ITCZ अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत रेखा के निकट निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, जहां उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों से व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं। ये जो ITCZ है, इसकी स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिणी भाग में पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति से परावर्तन से भी है। यानी जैसे जैसे ये जेट स्ट्रीम परिवर्तित होती रहती हैं तो ITCZ में भी परिवर्तन संभव है। 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा है? ऑप्शन है अगुलहास, एंटिलस, हम्बोल्ट, कुरोशिवो। यानी हम्बोल्ट जो है ठंडी जलधारा है, बाकी अगुलहास, एंटिलस, कुरोशिवो ये सारी गर्म जलधाराएं हैं। हम्बोल्ट जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। पेरुवियन जलधारा को हम्बोल्ट जलधारा भी कहते हैं, यानी हम्बोल्ट को ही पेरुवियन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 107 यानी परिहिमानी प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित गुंबदाकार लघु प्रकीर्ण पहाड़ियाँ पिंगो पाई जाती हैं। इसका लोकेशन देखेंगे, ऑप्शन अलास्का में, जर्मनी में, मैक्सिको में या चीन में। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर अलास्का में पाई जाती हैं। निर्मित गुंबदाकार लघु प्रकीर्ण पहाड़ियाँ पिंगो जो है अलास्का में पाई जाती हैं। इसकी ऊंचाई 70 से 600 मीटर तक होती है। ये यानी पिंगो एक पेरी ग्लेशियल स्थलाकृति है। 108 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है? तो ये जो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट है, ये कोयले के प्रकार हैं। सबसे अच्छा जो क्वालिटी का होता है वो एंथ्रासाइट है, और सबसे बेकार यानी जो निम्न कोटि का कोयला होता है वो है पीट। इसमें आंसर ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला का भंडार जो है हमारे देश यानी भारत में है, काफ़ी अच्छी मात्रा में है। बिटुमिनस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। जैसे एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, तो इसमें सबसे कम सल्फर पाया जाता है, फिर उससे थोड़ा कम बिटुमिनस में, और सबसे ज़्यादा सल्फर पीट में पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत निम्न कोटि का होता है। तो सल्फर की मात्रा बिटुमिनस में कम पाई जाती है, जिसके कारण पर्यावरणीय प्रदूषण में वृद्धि नहीं होती। यानी ये पर्यावरणीय यानी इको फ्रेंडली टाइप है ये। 109 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित लौह अयस्क उत्पादों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, भारत। यानी इसमें ये पूछ रहा है कि लौह अयस्क उत्पादन करने वाले ये जो 4 देश थे, इनमें कौन सबसे ज़्यादा है और कौन सबसे कम है, इसका क्रम लगाना है। सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, है ना। तो सबसे पहले हो जाएगा चीन, फिर ऑस्ट्रेलिया, देन भारत, चौथे नंबर पे हमारा प्यारा देश भारत हो जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, उसके बाद रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 110 मुख्य शिकार वाले जानवर हैं। मछली और समुद्री शेर, रेंडियन और व्हेल, मछली और कैरबू और कस्तूरी लोमड़ी। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन मुख्य शिकार वाले जानवर हैं। मछली और रेंडियर शिकार वाले जानवर हैं, ठीक है। रेंडियर या कैरबू पृथ्वी से सुदूर उत्तर के बर्फीले आर्कटिक इलाकों में मिलने वाली हिरण की एक प्रजाति है। रेंडियर या कैरिबू लाइकेतु पेड़ों के पत्तों के साथ ही अपने सींग, चूहे तथा छोटी मछलियाँ तथा पक्षियों के अंडे खाते हैं।
समुद्री शेर सामान्यतः मांसाहारी होते हैं जो विभिन्न मछलियाँ, ऑक्टोपस, स्क्विड का शिकार करते हैं। यानी शेर चाहे समुद्री हो या स्थलीय सभी शिकारी होते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन गलत था क्योंकि इसमें क्या है, मछली और रेंडियर, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसका ऑप्शन। चलिए ये याद कर लीजिएगा, मछली और रेंडियर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा शहर है ना। मनीला, जकार्ता, कुआलालंपुर, ओसाका, ये निम्नलिखित में से सबसे छोटा शहर पूछा है, ठीक है। तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया में है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मनीला, ओसाका जापान में है, ये जापान की तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है, और ये मनीला फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस की राजधानी हो जाएगी। कुआलालंपुर मलेशिया, ठीक है, मलेशिया में है ये कुआलालंपुर। तो इसका क्रम हो जाएगा कुआलालंपुर, मनीला, ओसाका और जकार्ता, यानी इन ऑप्शन में जकार्ता सबसे बड़ा है। इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है, दस्त ए लूट, गोबी, लद्दाख या काराकुम। इसका आंसर हो जाएगा दस्त ए लूट, ये ठंडा नहीं बल्कि गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। बाकी गोबी, लद्दाख, काराकुम ये दोनों तो इंडिया में ही है, ये गोबी चीन में है। दस्त ए लूट ईरान के केरमान प्रांत में स्थित एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। नासा द्वारा दिए गए परीक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि यह विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। उल्लेखनीय है कि नासा के एक्वा उपग्रह द्वारा 2005 में इसका तापमान 70.7 डिग्री सेल्सियस नापा गया था, जो कि विश्व में किसी भी स्थान से सबसे अधिक, स्थल के तापमान की दृष्टि से सबसे अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 113, क्षेत्र की जलवायु चरम है, यानी ये किसी स्थान का है जो उसकी विशेषता बता रहा है, और ये बताना है कि कौन सा स्थान है, ठीक है, या कौन सा बायोम है। क्षेत्र की जलवायु चरम है, वर्षा कम है, लोग खानाबदोश चरवाहे हुआ करते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसका ऑप्शन है अफ्रीकी सवाना, उत्तरी अमेरिकी घास के मैदान, मध्य एशियाई ऑस्ट्रेलियाई घास के मैदान। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य एशियाई, ठीक है। क्षेत्र की जलवायु चरम, वर्षा कम और लोग खानाबदोश चरवाहे हैं, है ना, यहाँ के ये विशेषता है। खानाबदोश जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण शुष्क क्षेत्रों में ही पाया जाता है, जैसे कॉन्गो, पिग्मी, ये सब जो है ब्राज़ील की जो जनजातियाँ हैं, ये जितने भी एरिया हैं ये सब ये शुष्क क्षेत्र वाले में। यानी जितने भी शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पे ऐसी स्थिति पाई जाती है, ऐसी जलवायु, मध्य जिसमें अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका के शुष्क क्षेत्रों में ये प्रमुखता से पाए जाते हैं। हो गया, ठीक है। 114 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी गलत क्वेश्चन बताना है। बटवा जनजाति, देखिए जनजाति वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं ना, तो इनका एक लिस्ट बना लेंगे, लिस्टिंग कर लेंगे, जिसमें जनजाति और उसके देश, ऐसे ही भारत में भी जनजाति और राज्य करके एक लिस्ट बना लेंगे। ये सब मैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसके बाद एक लिस्टिंग बना के अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको इजी होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। बटवा जनजाति, कॉन्गो बेसिन, रुआल जनजाति सऊदी अरब, इनुइट मध्य एशिया, सेमांग मलेशिया, यानी इसमें से गलत भी हो जाएगा। इनुइट मध्य एशिया में नहीं है, बल्कि ये आर्कटिक क्षेत्र से है, ठीक है। केम जनजाति की संरचना होती है, केम की संरचना, माफ कीजिएगा, एक सेकेंड यहाँ देख लेते हैं। हाँ ठीक है, केम की संरचना होती है पंख से, बजरी से, गोलाश्म से या नन ऑफ दिस। तो केम की संरचना हिमानी से होती है, यानी ये एक हिमानी स्थलाकृति है जो अनियमित आकार की पहाड़ी या टीले के रूप में होती है ना। इसकी संरचना में
हिमनदी अवक्षेप बालू तथा बजरी शामिल होते हैं जो कि हिमनद के निवर्तन के साथ संगठित होकर भू सतह पर जमा हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये केम का संबंध बजरी से है। ऑप्शन में बजरी ना देकर हिमानी भी दे सकता है, तो इसे ध्यान देंगे। 116 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आई बाढ़ का संदेहात्मक कारण लानीना को माना गया है। लानीना किस प्रकार एल नीनो से अलग है, ये बताना है। लानीना का वर्णन विषुवतीय प्रशांत महासागर में असामान्य गर्म सागर तापमान से किया जाता है। एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव है, परंतु लानीना का मानसून जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये दोनों ही गलत है, ये उल्टा लिख दिया है, ठीक है। लानीना की अवधि में असामान्य गर्म सागर तापमान नहीं होता, बल्कि विषुवतीय पूर्वी मध्य प्रशांत महासागर में समुद्र सतह का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक कम हो जाता है, ठीक है। गर्म ना होकर के ठंडा हो जाता है लानीना की स्थिति में। इस प्रकार कथन सही नहीं है। दूसरी ओर जहां एल नीनो भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, यानी ये एल नीनो जो है ना, ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। वहीं लानीना जो है ये मानसून सामान्य से बेहतर और सुदृढ़ कर सकता है। अगर एल नीनो का इफेक्ट दिखेगा तो जो भी मौसम वैज्ञानिक है वो अनुमान लगा लेते हैं कि इस बार भारत की मानसून जलवायु जो भी है इफेक्ट होगी, यानी भारत में कम वर्षा होगी। वहीं जब लानीना की स्थिति होती है तो वो खेती के लिए, किसी भी चीज़ के लिए यानी वर्षा के लिए ये काफ़ी सुखद रहता है, ये स्थिति मानसून के लिए भी। 117 नंबर क्वेश्चन, कोरी क्रीक स्थित है। ये तो आप सभी को पता होगा, कोरी क्रीक कच्छ के रन में है ना ये। 118 क्वेश्चन, भारतीय सौर मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, भारत सौर ऊर्जा में तेजी से बढ़ रहा है। भारत देश के सभी हिस्सों में सौर ऊर्जा विस्तारित करने की योजना बना रहा है। दक्षिण और पश्चिम भारत को अधिक धूप और सौर ऊर्जा, दक्षिण और पश्चिम में भारत को अधिक धूप और सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। सही, यानी इसका ये तीनों ही सही हो जाएगा, है ना। दक्षिण और पश्चिम में जैसे गुजरात राजस्थान वाले क्षेत्र जो हो गए उनकी बात की जा रही है, तो राजस्थान और गुजरात अच्छा खासा सूर्य तप प्राप्त करता है, तो इसका आंसर तीनों सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ 2010 में किया गया था और इसके तहत 2022 तक 20 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। 2015 में इस लक्ष्य को बढ़ाकर 100 गीगावाट कर दिया गया। 21 मार्च 2018 तक भारत में सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता 21.65 गीगावाट हो चुकी थी, जो कि तेजी से बढ़कर 31 मार्च 2019 को 28.18 गीगावाट होगी। सौर मिशन का उद्देश्य भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता की स्थिति में लाने के लिए ऐसी नीतिगत स्थितियां सृजित करना है जिससे देश भर में सौर ऊर्जा को शीघ्रता से विस्तारित किया जा सके। इसरो द्वारा की गई सौर ऊर्जा मैपिंग के अनुसार गुजरात देश में सबसे अधिक उच्च स्तर पर सौर विकिरण प्राप्त करता है, जिसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान का स्थान है। राजस्थान को देख के कन्फ्यूज मत होइएगा, इसका नंबर 4 है, ठीक है, पहले गुजरात हो जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि दक्षिण और पश्चिम भारत को अधिक धूप और सौर ऊर्जा मिलती है, क्योंकि ये जो भारत है, यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये भारत है, ठीक है, तो ये दक्षिण वाला एरिया, जैसे ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो गया और ये राजस्थान, गुजरात हो गया, तो ये वाला एरिया ज़्यादा सूर्य तप प्राप्त करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय, अच्छा आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई थी, जैसे ये बताया गया है कि 2022 तक 20 गीगावाट, तो ये अपडेट कर लीजिएगा। 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है ना, जिसमें से 280 गीगावाट केवल सौर ऊर्जा, है ना, सोलर एनर्जी से प्राप्त करना है। ये जो 500 गीगावाट है ये टोटल नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य है, जबकि 2070 में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है।
तो ये हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 119। भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यानी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। इसका लोकेशन देख लेंगे। उत्तर प्रदेश में ना ये नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ये थोड़ा गड़बड़ बनी है। तो जैसे ये उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश का पार्ट, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर ये आंध्र प्रदेश। तो ये ऐसे जाती है। ठीक है, ये 5 देशों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 देशों से होकर जाती है। इसको याद रखेंगे हम। इसका समय जो है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे चलता है। 120 क्वेश्चन है। हिंद लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अरब। अरबों ने सबसे पहले किया था। 121 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अभी तक स्थापित आरक्षित जीवमंडल से संबंधित नहीं है? ग्रेट निकोबार, नंदा देवी, सुंदरबन या कच्छ की खाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। कच्छ के रण को आरक्षित जैवमंडल क्षेत्र में शामिल किया गया, यानी कच्छ की खाड़ी। आंसर देख के ना जल्दीबाजी में हम लगा देंगे कि कच्छ पढ़ते ही, लेकिन ये ध्यान देंगे ये कच्छ की खाड़ी है, जबकि कच्छ के रण को आरक्षित जैवमंडल क्षेत्र में शामिल किया गया है। भारत में कुल टोटल जितने भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो हैं 18, जिसमें से ग्रेट निकोबार, नंदा देवी, सुंदरबन और भी बहुत सारे हैं। इसको याद रखेंगे। 122 क्वेश्चन। निम्नलिखित परिस्थितियों में से गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है? यानी गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है? मध्यम तापमान या कम वर्षा, उच्च तापमान या भारी वर्षा, उच्च तापमान और मध्यम वर्षा या कम तापमान और कम वर्षा। तो गेहूं एक ठंडी एवं शुष्क जलवायु की फसल है। इसके लिए कम तापमान और कम वर्षा की ज़रूरत होती है ना। जबकि धान या खरीफ की फसल के लिए, ये गेहूं रबी की फसल है ना, धान यानी खरीफ की फसल के लिए उच्च तापमान और भारी वर्षा की ज़रूरत होती है। गेहूं के लिए 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 50 से 60% आर्द्रता की स्थिति उपयुक्त मानी जाती है। 123 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पेपर विनिर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन है यमुनानगर, बल्लारपुर, रायगढ़, सतना। इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन है यमुनानगर, बल्लारपुर, रायगढ़, सतना। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा यमुनानगर, बल्लारपुर, रायगढ़। ठीक है, यमुनानगर हरियाणा में, बल्लारपुर महाराष्ट्र, रायगढ़ उड़ीसा में है। ठीक, जबकि सतना मध्य प्रदेश में है, जहाँ वहीं बगल में रानीपुर टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, बहुत अच्छी जगह है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी ए ऑप्शन। ये तीनों जो है ना, यमुनानगर, बल्लारपुर, रायगढ़, ये तीनों ही पेपर विनिर्माण उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। सतना नहीं है इसमें। 124 क्वेश्चन। बॉम्बे से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? ऑप्शन है अलेक्जेंड्रिया, स्वेज, पोर्ट सैइड, बेंगाजी। तो स्वेज नहर से होकर जाने के लिए, यानी बॉम्बे से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से नहीं होकर गुजरना पड़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा स्वेज। बॉम्बे से समुद्री मार्ग से स्वेज जाने के लिए स्वेज नहर पार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वेज ही इस नहर का प्रारंभिक बिंदु है। यह नहर मिस्र के स्वेज और पोर्ट सईद के बीच है। अलेक्जेंड्रिया, मिस्र, बेंगाजी, लीबिया क्रमशः इसके आगे बाएं तट पर अवस्थित हैं। ठीक है। 125 क्वेश्चन। विश्व की लगभग 50% जनसंख्या किस अक्षांश के बीच केंद्रित करती है? तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा वही निवास करती है जहाँ पे नदियाँ हों, यानी सब कुछ उपयुक्त दशाएं हों, नदियाँ हो, जल की उपलब्धता हो, भूमि हो। ठीक है, जॉब मैटर करता है। तो ये सारी और भी चीज़ें हैं, खाद्यान्न जैसे जलोढ़ का मैदान है, ये सारी चीज़ें जो है बसाव के लिए आकर्षित करती हैं।
उसका आंसर देखेंगे, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो बसाव सबसे ज़्यादा क्या है ना कि उत्तरी अक्षांशों में ही पाया जाता है, क्योंकि स्थल खंड ज़्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कम स्थल खंड है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, जिसमें हमारा भारत भी आता है। ठीक है, भारत के कुछ क्षेत्र उपोष्ण वाले क्षेत्र आते हैं। विश्व की लगभग 50% जनसंख्या 20 से 40 उत्तरी अक्षांशों के बीच केंद्रित है। इसी क्षेत्र में एशिया, यूरोप, अमेरिका के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश या उनका अधिकांश भाग जैसे भारत, चीन, यूएसए सहित अवस्थित हैं, है ना। आज की क्लासेस यही समाप्त होती है। तो हमने 2016 के क्वेश्चन कर लिए, यानी प्रीवियस ईयर 2016 की, जो कि 2019 में हुआ था एग्ज़ाम। तो अब बाकी नेक्स्ट क्लासेस में हम अगले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप जितने भी ये क्वेश्चन कराए गए हैं आप इन्हें रिवाइज़ करिए, पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम बहुत करीब है, समय कम है। ठीक है, चलिए, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।